हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 16 दैट इज़ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ चल रहा है, जिसका वेरी फर्स्ट लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और उसमें हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2 और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ओके, तो सबसे पहली बात, वाटर पोल्यूशन क्या है। तो देखिए, वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ही नहीं, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है। ठीक है, अब इस वाटर में जब अनडिज़ायर्ड चीज़ें आ जाती है जो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती हैं, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। अब जिन अनडिज़ायरेबल जो सब्सटेंसेस है जिनकी वजह से वो पोल्यूशन हो रहा है उसे हम पोल्यूटेंट कहेंगे। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था कि पोल्यूशन क्या है और पोल्यूटेंट क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वाटर की, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी बुक में भी दिया गया है कि सपोज़ एक ये वाटर बॉडीज़ है, इस वाटर बॉडीज़ में जो 99.9% है वो वाटर होता है, 99.9% वाटर है। बाकी इस वाटर में 0.1% की इम्प्योरिटीज़ होती है। तो ये है 0.1% इम्प्योरिटीज़। क्लियर। अब ये इम्प्योरिटीज़ इसमें भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम इसमें इम्प्योरिटीज़ के लिए यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ में आती हैं, सबसे पहले जो चीज़ आएगी उसे हम कहते हैं सस्पेंडेड वेस्ट। सबसे पहले नंबर 1 सस्पेंडेड वेस्ट उसमें होते हैं। अब सस्पेंडेड वेस्टेज क्या होते हैं, लाइक आपका सैंड है जो उसमें सस्पेंड है आपके वाटर में, आपका सिल्ट है एंड क्ले है। क्लियर। नंबर 2 इसमें आता है आपका कोलॉइडल वेस्ट। नंबर 2 इज कोलॉइडल वेस्ट। कोलॉइडल वेस्ट लाइक आपका फीकल है, लाइक बैक्टीरिया हैं, लाइक क्लोथ हैं, ये सब चीज़ें आएंगी आपकी ETC कोलॉइडल वेस्ट में। नंबर 3 आता है आपका डिज़ोल्व मैटर। नंबर 3 इज डिज़ोल्व मैटर। अब ये डिज़ोल्व मैटर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक आपका होता है नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनिया, ठीक है, लाइक आपका सोडियम, कैल्शियम एंड सो मैनी ऑन, ये आपके डिज़ोल्व मैटर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कोई एक वाटर बॉडीज है, उसमें 99.9% वाटर है, 0.1% आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं और ये सारी इम्प्योरिटीज़ मैंने आपको बता दी। अब आपको पता है कि हम लोगों का जो सीवेज है, ठीक है, ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है वो भी वाटर बॉडीज़ पर छोड़ दिया जा रहा है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं वो भी सब वाटर बॉडीज़ पर छोड़ दिए जा रहे हैं, ऑयल स्पिल्स वाले भी सब सारा जो अपना वेस्ट मटीरियल सब उसमें डाल दे रहे हैं। तो जब धीरे धीरे ये सब चीज़ें इतनी बढ़ी और गवर्नमेंट को ये फील हुआ, ठीक है, सारे लोगों को जब ये फील हुआ कि हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, हमें वाटर तो इसेंशियल है भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो हमें इसे बचाना चाहिए, इसको पोल्यूटेड होने से बचाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं वाटर एक्ट। वाटर एक्ट बनाया गया जो बनाया गया 1974, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर एक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वाटर एक्ट कब बनाया गया था, 1974। ओके, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो मेन चीज़ है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर जो वाटर को पोल्यूटेड कर रहा है वो क्या है, आपका सीवेज। थोड़ा सा सीवेज के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी। सीवेज, अब भाई ये सीवेज क्या है, ठीक है, हमारे जो घरों से है, जितनी भी जो ड्रेन है जिसमें ह्यूमंस का एक्सक्रीटा है, वो जब वाटर के साथ अब वाटर बॉडी में मिल जाता है वही आपका क्या है, सीवेज है। तो एक्चुअली में सीवेज क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा प्लस उसमें जब वाटर मिक्स होता है, ठीक है, वाटर। अब ह्यूमन एक्सक्रीटा है क्या, ऑर्गेनिक मैटर है कि ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर।
अब ये जाकर के वाटर बॉडीज़ में मिल जा रहा है और वाटर को क्या बना रहा है, पोल्यूटेड बना रहा है और वो हमारे पीने के लायक नहीं रह पा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब वाटर बॉडीज़ में भी तो कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके लिए भी ये टॉक्सिक होता जा रहा है। उस जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है, उसे बचाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे या फिर जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें आपने देखा होगा कि इकोसिस्टम में हर एक टॉपिक लेवल, हर एक इकोसिस्टम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस अर्थ में लाइफ को बैलेंस रखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है सीवेज। अब इसीलिए जैसे कि मैंने कहा 1974 में वाटर एक्ट बनाया गया ताकि वाटर को पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो सीवेज जो छोड़ा जा रहा था, तो यहाँ पर ये कहा गया कि पहले सीवेज को ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको हार्मलेस बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए प्लांट बनाए गए जिन्हें हम कहते हैं STP। क्या बनाए गए? STP, जिसका मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, अब भाई यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं मैंने वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यहाँ पर वेरी शॉर्ट मेथड में यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपके मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा? रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब इसके लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिल्ट्रेशन और सेकेंड वन इज़ सेडिमेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती हैं? देखो, फिल्टर मीन्स जो हल्की चीज़ें हैं लाइक आपका प्लास्टिक है, इन सब चीज़ों को अलग किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन जो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो थोड़े भारी होंगे, हैवी मेटल्स। ठीक है, हैवी मेटल्स। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। इसके बाद जब उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को जब निकाल दिया जाता है, उसके बाद सेकेंड ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बच गया है, जो उसमें सॉल्युबल है, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, माइक्रोब्स डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर आपका अब 2 स्टेप्स के बाद आपका जो सीवेज है वो हार्मलेस हो जाता है, फिर उसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि इसी सीवेज को दोबारा से रीयूज़ किया जा रहा है, पोर्टेबल बनाया जा रहा है, लोग उसको पी रहे हैं। लेकिन क्या इतना उसके लिए काफ़ी है? इतना उसको ट्रीटमेंट करके वो पीने के लायक हो जाता है? नहीं। तो अगर उसे पोर्टेबल बनाना है तो उसके बाद अनदर एक और स्टेप यहाँ पर किया जाता है, जो स्टेप नंबर 3 है, मीन्स टर्शरी ट्रीटमेंट है। और इस टर्शरी ट्रीटमेंट में ये कब किया जाएगा? जब पोर्टेबल बनाना है, उसे लोगों के यूज़ के लिए बनाना है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्ट डिजॉल्व है उसको रिमूव किया जाता है। रिमूव एक्सेस सॉल्ट, रिमूव एक्सेस सॉल्ट। तो ये हो गया आपका सीवेज के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो वाटर पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, उनको हम 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बहुत अच्छा सा मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाऊँगी और फ्लो चार्ट के ज़रिए ही आपकी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट, वाटर पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट। ठीक है, हार्मफुल इफ़ेक्ट, फैक्ट्स। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो है आपका BOD,
सबसे पहला इफेक्ट क्या है, BOD, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में भी पढ़ना है, नंबर 1। ओके, आफ्टर BOD मैं आपको बताऊंगी नंबर 2 इफेक्ट जो है एल्गल ब्लूम। आपको एल्गल ब्लूम के बारे में बताऊंगी, एल्गल ब्लूम नंबर 2। नंबर 3 आपको बताना है आपके वाटर हाइसिंथ, नंबर ये 2 है। नंबर 3 वाटर हाइसिंथ। उसके बाद नंबर 4 आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन। नंबर 4 बायो मैग्निफिकेशन। ओके, नंबर 4। और नंबर 5 में आपको पढ़ना है यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। तो ये आपको 5 इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 इज़ BOD, नंबर 2 इज़ एल्गल ब्लूम, नंबर 3 इज़ वाटर हाइसिंथ जिसे हम एकॉर्निया भी कहते हैं और टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, देन यूट्रोफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं BOD की। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ BOD, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOD। तो BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट क्या बनेगा, BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, अब ये कैसे है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सीवेज पढ़ाया था। सीवेज में क्या था, ह्यूमन एक्सक्रीटा था। ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है, एक आपका ऑर्गेनिक मैटर है। तो देखिए, जब हम वाटर बॉडीज़ में इतनी सारी चीज़ें डाल रहे हैं, सीवेज डाल रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, तो वो क्या होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देता है। जो उसमें क्या है, एरोबिक माइक्रोब्स हैं, वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर को जो डिकम्पोज कर रहे हैं वो आपके क्या है, एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। तो एरोबिक क्या है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन की रिक्वायर उनको होगी, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा सीवेज होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिससे वहाँ पर उस वाटर बॉडीज़ में जो भी ऑक्सीजन है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि अब ऑक्सीजन कहाँ से है, उसी में वाटर बॉडीज़ में डिज़ोल्व ऑक्सीजन ही तो है, तो उसको ही वो यूज़ करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिमांड उसकी बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर मैं बात करूँ इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बनेगी BOD की, amount of oxygen required to completely break down of organic matter। कि ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि आपके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए जो ऑक्सीजन की के अमाउंट की जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, वही आपकी BOD है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डिज़ोल्व ऑक्सीजन एंड BOD। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डालेंगे, रिलेशन बिटवीन DO एंड BOD। DO स्टैंड फॉर डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए कि ये कोई वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, यहाँ पर है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ वाटर का फ्लो इधर को है, ठीक है, और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन का। अब
सपोज़ यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटीज़ अभी नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो वहाँ पर जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो अभी एक्टिव नहीं है, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो वहाँ पर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में होगी, BOD लेस अमाउंट में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो वो है B हुआ है वो यहाँ पर इस लेवल पे होगा DO, और आपका जो BOD है, क्योंकि BOD अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये BOD है। क्लियर। अब जैसे ही यहाँ पर हमने सीवेज डाल दिया, सीवेज रिलीव कर दिया, तो क्या होगा, सडनली जो BOD है वो एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो इस सीवेज को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन आपकी सीधे कम हो जाएगी ऐसे। ओके, अब जब तक वहाँ पर सीवेज का ऑर्गेनिक मैटर है, जब तक वो पूरा आपका डाइजेस्ट नहीं हो जाता, मतलब डिकम्पोज नहीं हो जाता, तब तक वहाँ पर BOD आपकी अप रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, और DO आपका रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ये भी आपका रिमेन कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर जब आपका डिकम्पोज हो जाता है, वापस से BOD अब यूज़ नहीं हो रही ज़्यादा, तो वापस से वो नीचे आ जाती है, और आपका जो DO है यानी कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो वापस से रिटेन हो जाती है अपने इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन मीन्स ये आपका DO है, ये BOD है, ये आपकी किस लेवल को शो कर रहा है, यहाँ पर वाटर प्योर है। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने क्या रिलेशन निकाला DO और BO में, अगर आपका DO ज़्यादा है देन आपकी BOD क्या होगी, लेस होगी। अगर BOD ज़्यादा है देन DO आपका लेस होगा। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब BOD से क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए जब आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी तो बाकी भी तो एक्वाटिक वहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, फिशेस हैं, जो भी आपके एनिमल्स वहाँ पर हैं, उनको तो ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, वो धीरे धीरे उनकी क्या हो जाएगी, डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी वो भी तो ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, फिर उनका भी डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से धीरे धीरे जो वाटर बॉडीज़ है वो डिसअपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम आगे को पढ़ेंगे, यहाँ पर आपकी यूट्रोफिकेशन में वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। सारी की सारी चीज़ें ना एक्चुअली लिंक्ड हैं आपस में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं एल्गल ब्लूम की। एल्गल ब्लूम क्या है, ये भी सीवेज से ही है, ठीक है। अब जो सीवेज है उसमें क्या है, आपका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ जाता है उसमें, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स एनरिच होता है ये, एनरिच, ठीक है, जिसकी वजह से जो एल्गी हैं वो रैपिडली ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। जो एल्गी है, जो आपके क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। एल्गल क्या है, यहाँ पर एल्गी क्या है, फाइटोप्लैंक्टन मीन्स जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है। हाँ लिख देती हूँ मैं इसको यहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो रैपिडली। ये आपने देखा भी होगा, जब आप कभी जाते हो तो देखा होगा, अगर आप वाटर बॉडीज़ को देखें तो ऊपर से ग्रीनिश लेयर बन जाती है, तो ये वही है, एल्गल ब्लूम ही है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिससे यहाँ पर जो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ जाता है, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। अब यूज़ ऑफ ऑक्सीजन जब यहाँ पर बढ़ जाता है तो यहाँ पर देखिए BOD क्या होगी, आपकी घट जाएगी, मीन्स वो भी आपकी जो BOD है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा, BOD आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब BOD जब इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि वहाँ पर जो एक्वाटिक एनिमल हैं उनकी डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ एक्वाटिक
एनिमल्स, ठीक है। अब एक्वाटिक एनिमल्स की जब डेथ होने लगेगी तो ये भी ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे। अब ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, फिर इनके डिकम्पोजिशन के लिए अगेन बीओडी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मीन्स यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ पर एल्गल ब्लूम हुआ है वहाँ पे बहुत ही मैंने जैसे कहा ना कि वहाँ पर जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाएगी और उनका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है। क्या आएगी यहाँ पे, स्टिंक्ट एरिया टाइप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। क्लियर? आई होप यहाँ पर इतना आपको समझ में आया हो। ओके, यहाँ पर हमारा एल्गल ब्लूम भी ख़त्म होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाटर हाइसिंथ, जिसको हम एकॉर्निया भी कहते हैं। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एकॉर्निया, या फिर इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर? अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक एक्सोटिक ऑर्नामेंटल प्लांट है। एक्सोटिक ऑर्नामेंटल मतलब उसी के पर्पज़ से लाया गया था, इसे ऑर्नामेंट है। एक्सोटिक मतलब जो नेटिव नहीं है, यहाँ का नहीं है, कहीं बाहर से ला करके यहाँ पर लगाया गया है। अब उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम कोई बाहर से प्लांट को लाते हैं या किसी भी चीज़ को लाते हैं यहाँ पर ला करके उसकी ग्रोथ करते हैं, उसका कोई प्रेडेटर नहीं होता है, ठीक है। आपने फूड चेन में पढ़ा है हर एक लेवल कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक दूसरे की जो नंबर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब ये वाटर हाइसिंथ को लाया गया, वो उसमें लगाया गया, तो इसका कोई प्रेडेटर नहीं है था, तो इसने अपनी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, इतनी जल्दी ये बढ़ा लेता है कि विदिन 1-2 वीक्स ही पूरे लेक्स में फैल जाता है। अब लेक्स में पूरी फैल जाएगा, जब इसका नंबर्स में ज़्यादा है तो इसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा होगी, सारी ऑक्सीजन तो यही ले लेगा। तो वहाँ पर जो एक्वाटिक प्लांट हैं या एक्वाटिक जो एनिमल हैं उनको तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो वो धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका है वाटर हाइसिंथ। ओके, इतना समझ में आया? ओके, आपका नेक्स्ट है बायो मैग्निफिकेशन, या फिर इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इससे पहले जो मैंने ट्रॉपिक लेवल पढ़ाया था आपको, प्रीवियस जो चैप्टर था वहाँ पर बताया था कि जो फूड चेन है, हर एक जो ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो रहा है, और जो टॉप लेवल का जो ट्रॉपिक लेवल है, जैसे हम भी टॉप लेवल के ट्रॉपिक लेवल है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जा रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, increase in concentration of toxic substances in at successive tropic level, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल DDT एंड मर्क्यूरी दिया हुआ है आपकी NCERT बुक में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि ये फैट सेल्युबल होते हैं, सॉल्युबल, ठीक है। क्योंकि जो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये क्या हैं, फैट सॉल्युबल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तब तो क्या होता है, ये वाटर के साथ बाहर आ जाता हमारी बॉडी में, लेकिन ये फैट सॉल्युबल है, और फैट तो हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस भी स्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल DDT का दिया है आपने में एक एक्वेटिक फूड चेन में कि वाटर है सपोज, और इसको मेज़र करने के लिए जो है ppm बोला जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, या ppb पार्ट्स पर बिलियन। तो उसने कहा कि जो वाटर है सपोज़ वहाँ पर DDT का जो अमाउंट है वो है 0.003% DDT, ठीक है। अमाउंट ऑफ ppm, ppb पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, क्या है, DDT है। उसके बाद अब इसमें रहने वाले जो जू प्लैंकटन हैं वो उसका जब यूज़ करेंगे
जू प्लैंकटन हैं उसमें ये, क्योंकि इन्होंने इनका यूज़ किया तो यहाँ आया, तो ये आपका बन गया 0.04 ppm। क्लियर। इसके बाद इस जू प्लैंकटन को किसने खाया? स्मॉल फिशेस ने खाया। अब वो कितना अमाउंट आया? उसने बनाया 0.5% ppm, पार्ट्स पर मिलियन एक्यूमुलेट हो गया। अब इस स्मॉल फिशेस को किसने खाया? लार्ज फिशेस ने, लार्ज फिशेस ने खाया, और उनमें कितना एक्यूमुलेट हुआ? उनमें हुआ 2% ppm। अब इन लार्ज फिशेस को बर्ड ने खाया, और बर्ड्स में आते आते ये 25% ppm तक एक्यूमुलेट हो गया DDT। अब उससे हुआ क्या? अब देखो आपकी हाईएस्ट टॉपिक लेवल में आ गया ना, तो उससे क्या हुआ कि जो कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, डिस्टर्ब इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से जो है एक्सेल है वो थिन एक्सेल बनने लगी, एंड प्रीमेच्योर ब्रेकिंग होने लगी, प्रीमेच्योर ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये आपका था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है दिस इज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, लेट मी चेक कि ये विजिबल है या नहीं। ओके, अब यूट्रोफिकेशन में देखिए, जैसे कि सबसे पहली बात, यूट्रोफिकेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पर एजिंग ऑफ लेक्स है। ये क्या है? ये नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स बाय आपका बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ठीक है, लिख लेती हूँ उसे भी, बाय न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट। देखिए होता क्या है, सपोज ये एक वाटर बॉडी है, वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वहाँ पर मतलब एनिमल्स भी हैं, वहाँ पर मर्ज जो भी वहाँ पर एक्वेटिक प्लांट है वो है। जब उनकी डेथ होती है तो वो सेडिमेंट होने लगते हैं नीचे। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक जो बनती है, आपने सुना होगा, धीरे धीरे जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ठीक है, सेडिमेंट होता है, तो ये प्रोसेस जो हो रही है वो नेचुरली हो रही है। लोग मर रहे हैं, नीचे दब रहे हैं, वो डिकम्पोज हो रहा है, धीरे धीरे मैटर उसमें लेयर पे लेयर बन रही है, और इसको पूरा भरने में मिलियंस ओवर का टाइम लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर कोई वाटर बॉडी ही नहीं होगी, पूरा इसने सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है नेचुरल एजिंग, क्योंकि वहाँ पर लेक क्या होगी, वो एजिंग मतलब वहाँ पर उसकी एज बढ़ गई। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि ख़त्म हो गई। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण अब हम इसमें सीवेज डाल दे रहे हैं। सीवेज डालने से क्या हो रहा है, वही सब चीज़ें आपने देख लिया, BOD बढ़ जा रही है, एल्गल ब्लूम हो जा रहा है, और आपके वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, जिससे जो एनिमल हैं वो मर रहे हैं, एक्वाटिक प्लांट मर रहे हैं। तो वो रैपिडली उनकी जो मरने की जो डेथ रेट है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेडिमेंट्री रेट भी बढ़ गया है, और यहाँ पर एजिंग भी बढ़ गई है। और वो लेक कुछ ही टाइम, मतलब जो एक नेचुरल टाइम पर वो डिसअपेयर होने चाहिए, तो वो उससे पहले ही डिसअपेयर हो जा रही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्सेलरेटेड आपका यूट्रोफिकेशन। ये तो नेचुरल है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो क्या हो जाएगा आपका एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन उसे हम कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके दो, जब नेचुरल हो रहा है तो नेचुरल, अगर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होगा तो एसेलरेटेड या कल्चरल भी इसको हम बोलेंगे यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पर आज हमने देखा
कि वाटर पोल्यूशन क्या है, और सीवेज के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया आपको, और हार्मफुल्स के इफ़ेक्ट बताए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। BOD पढ़ाया, एल्गल ब्लूम, वाटर हाइसिंथ, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैंने छोटा छोटा लिख दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा और अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर कराऊँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ। तो टेक का स्क्रीनशॉट, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।